तो हेलो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं संस्कृत से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो आप लोग एग्जाम में 100% इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं संस्कृत का। ठीक है, जो भी विद्यार्थी का 19 तारीख से एग्जाम होने वाला है, 19 फरवरी से, तो उन सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में टक्कर देने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है सारे विद्यार्थी को, तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन तरफ में चलते हैं और बारी बारी से क्वेश्चन पढ़ेंगे, और आप लोग अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट में अवश्य आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, और किस जगह से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपना जगह का भी नाम इस वीडियो के मतलब जो कमेंट है वहां पर कर देना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन के स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, एक नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत कौन था बाबू, फटाफट से आंसर करके बताना है। एम देख सकते हैं हैंसोंग, और सी ग में दिया गया है कि मेगास्थनीज, और डी में दिया गया है कि इंगिस। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, ऑप्शन हमारा इसका ग जो है वो सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की जो रचना है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काव्य मीमांसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया कि अलस कथा के रचनाकार कौन है। तो अलस कथा के रचनाकार कौन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, तो याद करते चलिएगा। ठीक है, और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग 100 में कितना क्वेश्चन आप लोग को याद था पहले से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है कि अलस कथा किस ग्रंथ से उद्दित है। तो अलस कथा जो है वो किस ग्रंथ से उद्दित है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा पुरुष परीक्षा, यानी कि इसका राइट आंसर क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है कि अलस कथा क्या शिक्षा देती है। तो अलस कथा जो है वो क्या शिक्षा देती है। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, वो देती है निराकरण की, दोष निराकरण की। ठीक है, ऑप्शन हमारा क हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग क्यों लग गई। तो देखिए अलसशाला में आग क्यों लग गई थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद रख लेना होता है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, ऑप्शन नंबर ख हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया 7 नंबर क्वेश्चन कि अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। कितने लोग नहीं भागे थे, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 लोग जो थे वो नहीं भागे थे। ठीक है, ऑप्शन हमारा ख हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया है कि आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। चलिए तुम देख सकते हो चोर, आत्मा, सॉरी महात्मा, या फिर सी में देख सकते हो ग में दिया गया कि धूर्त, आलसी, और डी में देखिए शिष्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा धूर्त आलसी। धूर्त आलसी जो है वो आलसियों के सुख देखकर वो बनावटी जो है ना आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे थे। ठीक है, ऑप्शन हमारा ग सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान पूर्वक, आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते, तो लाइक अवश्य करना है सभी विद्यार्थियों को, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन है कि चारों आलसियों को कितने मतलब किसने निकाला। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखो चारों आलसियों को किसने निकाला था जब आग लगा था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नियोगी पुरुषों ने, ऑप्शन हमारा क हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देख लेते हैं। दिया गया कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो चारों एलसीओ को कैसे बाहर किया गया, तो उनके जो है ना केस पकड़कर चारों को बाहर कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो ग इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो देखिए वास्तविक आलसियों की जो संख्या थी वो थी 4। कितनी थी, 4, यानी कि इसका राइट आंसर ग होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देख लेते हैं। दिया गया कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो देखिए नीतिकार जो है वो आलस्य को क्या मानते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाबू शत्रु मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ख होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा जो शत्रु है बाबू वो कौन है, तो सबसे बड़ा शत्रु जो है वो आलस्य है। क्या है, आलस्य है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ख होगा सही जवाब। ठीक, चलिए उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर प्रश्न है कि भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता। तो चलिए तो भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता, तो आलसी जो है वो कुछ नहीं करते, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो घ हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था। तो बीरेश्वर नामक जो मंत्री था वो कहाँ रहता था,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ रहता था, तो मिथिला में रहता था ना, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा घ हो जाएगा सही जवाब। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए 16 नंबर प्रश्न दिया गया है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे। तो धूर्त कृत्रिम जो आलस दिखाकर वो आलस दिखाकर क्या ग्रहण करना चाहते थे, तो वो भोजन ग्रहण करना चाहते थे। क्या ग्रहण करना चाहते थे, तो भोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ग से जवाब हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दिया गया कि विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति कौन थे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मिथिला के कवि थे। क्या थे, तो मिथिला के कवि। इस प्रश्न का राइट आंसर ग से जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद में हम लोग चलते हैं 18 नंबर प्रश्न में। 18 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो मिथिला का मंत्री कौन था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वीरेश्वर था। कौन था, तो वीरेश्वर था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वीरेश्वर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गंगा देवी का समय क्या है, तो गंगा देवी का जो समय है वो क्या है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 14वीं सदी। कौन सा सदी होगा, तो 14वीं सदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग एग्जाम में आएंगे। चलिए उसके बाद में हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि गंगा देवी किसकी रानी थी, तो गंगा देवी किसकी रानी थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कंपड़ राय की। कंपड़ राय की। ठीक है, ऑप्शन हमारा क से जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेंगे। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखा कि गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की, तो देखिए गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मथुरा विजयम का। मथुरा विजयम जो हमारा राइट आंसर घ में दिया गया सही जवाब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है। चलिए तो वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा याद रख लेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा बाबू, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन काल के। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिका है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मिथिला कुमारी मिश्र। मिथिला कुमारी मिश्र हो जाएगा हमारा ग राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है कि वरदाम्बिका पढ़ियम किसकी रचना है, तो देखिए वरदाम्बिका जो पढ़ियम है वो किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्षमा राव की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा क्षमा राव की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं, तो देखिए मंगलम पाठ में जो है ना कितने मंत्र संकलित है, तो हो जाएगा पदात्मक है। ठीक है, ऑप्शन हमारा क हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा दिया गया कि 26 नंबर क्वेश्चन की मंगलम पाठ के कितने मंत्र है, तो मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं, तो हो जाएगा 4 यानी चतुर। ऑप्शन नंबर हमारा क से जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, दिया गया यहाँ पर कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो देखिए मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो लिया गया है ईश्वा उपनिषद से, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा ग होगा सही जवाब। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर प्रश्न दिया गया कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम जो पाठ है वो है उपनिषद से संकलित। कहाँ से संकलित है बाबू, तो उपनिषद से। तो आप लोग इस प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा, ऑप्शन हमारा ग से जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 29 नंबर प्रश्न दिया गया कि मंगलम पाठ में कितने सिद्धांत का वर्णन किया गया, तो देखिए मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया, तो याद रख लेंगे आप लोग वो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत का, यानी कि हमारा राइट आंसर ख हो जाएगा सही जवाब। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए, जो विद्यार्थी लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो हर आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वेद के कितने प्रकार हैं, तो वेद के कितने प्रकार हैं, तो वेद के 4 प्रकार हैं, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 31 नंबर क्वेश्चन कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो देखिए जो वेद रूपी शास्त्र होता है वो क्या होता है, तो वो होता है नित्य होता है। ठीक है, नित्य, यानी कि ऑप्शन हमारा ख हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वेदा हमेत पुरुषम महानतम विद्ययान। चलिए तो इस मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, ये जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि श्वेतरो उपनिषद से, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ख से जवाब हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 33 नंबर प्रश्न है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रख लेना वो हो जाएगा वेद व्यास। कौन है उपनिषद के रचनाकार, तो वेद व्यास है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक,
ऑप्शन नंबर घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा देखिए कि उपनिषद के कितने प्रकार है। देखिए उपनिषद के कितने प्रकार है, तो 108 प्रकार है। याद रखेंगे आप लोग, उपनिषद के 108 प्रकार है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं सबको याद करके एग्जाम में जाना होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए 35वां प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। देखिए सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखना मुंडो उपनिषद का, मुंडो उपनिषद का। ऑप्शन ग हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। तो देखिए नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है, तो समुद्र में मिलती है, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर क सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए 37वां प्रश्न है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। तो नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर। कैसे, तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर जाकर नदियां समुद्र में मिल जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ग हो जाएगा, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए 38वां प्रश्न है कि नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो देखिए नदियां जो है किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नाम रूप को, नाम और रूप को छोड़कर क्या मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। चलिए तो ऐसा भी प्रश्न आएगा तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा ख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 39वां प्रश्न है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। तो सत्य का जो मुख है वो किस पात्र से ढका है, पात्र से, तो हिरणमय पात्र से ढका है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क सही जवाब हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए 40वां क्वेश्चन दिया गया किसकी विजय होती है। तो किसकी विजय होती है, तो देखिए सत्य क्या ही विजय होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 41वां प्रश्न देखिए कि विजय कैसे प्राप्त होती है। देखिए विजय जो है वो कैसे प्राप्त होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, सत्य से प्राप्त होती है। विजय जो है वो सत्य से प्राप्त होती है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर घ से जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देख लेते हैं। देखा है किसकी विजय नहीं होती। तो देखिए किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ख से जवाब हो जाएगा और सत्य की विजय होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा देखिए 43वां प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर करना है, आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा, ठीक है, कि आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए 43वां प्रश्न है कि हिरण हरोनियान मातो महियान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर नोट करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कंठोपनिषद से, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ख से जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि हिरण्य ठीक है, हिरण्यमय पात्र डैश डैश दृष्टया, यह मंत्र किस उपनिषद से उदित है। तो ये जो मंत्र है वो है ईशया, यहाँ पर देखिए ईशया वस्यो उपनिषद से, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क हो जाएगा, सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए 45वां क्वेश्चन दिया गया है कि हिरण्यमय पात्र से किसका मुख ढका है। तो हिरण्यमय पात्र से किसका मुख ढका है बाबू, तो सत्य का मुख ढका है, ठीक है, सत्य का। तो याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा क सही जवाब हो जाएगा। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ। अगर कोई विद्यार्थी लास्ट में वीडियो देख रहा है तो इस वीडियो को स्किप करके, मतलब पीछे करके आप वीडियो को पूरा अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए और फटाफट से लाइक भी कर दीजिए, जितने स्टूडेंट जुड़े हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना नाम जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 46वां क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर देखिएगा कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह संसार जो है वो किसके द्वारा अनुशासित है। तो चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू परमात्मा के द्वारा। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन हमारा क हो जाएगा, सही जवाब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 47वां क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि त्रियादि परिणित को क्या कहते हैं। तो चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कृतक कहते हैं, ठीक है, कृतक, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ग हो जाएगा, सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 48वां क्वेश्चन देखिए दिया गया कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। तो देखिए प्राणी की हृदय रूपा गुफा में कौन विद्यमान होता है, तो याद रखना आत्मा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर क जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 49वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दिया गया कि महान से भी महान क्या है। तो देखिए महान से भी महान क्या है, तो है बाबू आत्मा। क्या है, तो आत्मा है, याद रखना, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कि कर्मवीर कौन था। तो कर्मवीर जो था वो कौन था, तो याद रखेंगे आप लोग राम प्रवेश राम था। कौन था, तो राम प्रवेश राम, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, सही जवाब। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि राम प्रवेश राम की परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो राम प्रवेश राम की परिवार की कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 4,
कितनी थी बाबू, तो 4 थी, याद रख लेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा क से जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। देखिए दलित ग्रामवासी पुरुष की जो कथा है वो है बाबू क्रमवीर। याद रखेंगे आप लोग, क्या कौन सी कथा है, तो क्रमवीर कथा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर क होगा। ठीक है, तो याद रख लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे। देखिए तो राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे, तो 2 थे। कितने थे, 2 थे। याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो क से जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है। तो राम प्रवेश के गांव का जो नाम है बाबू, वो गांव का क्या नाम है बाबू, तो भीखन टोला नाम है। याद रख लेंगे। ठीक है, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को याद रखना है, वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हमारा क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि राम प्रवेश ने स्नातक की जो परीक्षा में कौन स्थान प्राप्त किया था। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर करना है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेंगे आप लोग, बिल्कुल सही जवाब। एम देख सकते हो, उच्च स्थान, निम्न स्थान, प्रथम स्थान या फिर द्वितीय स्थान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट सबका आना चाहिए। ठीक है, 55 नंबर का कमेंट हम सबका देखेंगे और रिप्लाई भी देंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो है 55 नंबर ये आप लोग को करके बताना है। ठीक है, कमेंट। चलिए देखेंगे कि इतना पर कौन करके कमेंट कर रहा है, कि कौन यहाँ तक 55 तक वीडियो देखा है तो वही कमेंट करेगा। ठीक है, जो देखेगा वही ना करेगा। चलिए यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन करके बताइए, देखिए कि भीखम टोला गांव कहाँ है। तो देखिए भीखम टोला जो गांव है वो कहाँ है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में। इस प्रश्न का राइट आंसर ख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करता है। तो उद्योगी पुरुष जो है वो क्या प्राप्त करता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लक्ष्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर क से जवाब हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि उद्योगिन पुरुष सी मुपैती लक्ष्मी, यह उक्ति जो है किस पाठ से जो है संकलित है। चलिए तो इस ये जो उक्ति है ना वो है क्रमवीर कथा से संकलित है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा क से जवाब हो जाएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ। तो देखिए स्वामी दयानंद का जो जन्म है वो हुआ था गुजरात में। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा जो है क से जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। तो देखिए स्वामी दयानंद का जो जन्म है वो हुआ था 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। याद रख लीजिएगा, गुजरात में। चलिए तो ऑप्शन हमारा ग से जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए कोई भी स्टूडेंट को अगर टॉप करना है तो हर एक सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लेकर आना चाहिए। ये नहीं कि साइंस मैथ और हिंदी पढ़ रहे हैं तो आ जाएगा अच्छा नंबर, तो वैसा बात नहीं है, सबको लेकर चलना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए स्वामी दयानंद के बचपन का जो नाम है वो क्या था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मूल शंकर। ठीक है, क्या था बाबू, तो मूल शंकर। तो ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, तो ग से जवाब हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया कि स्वामी दयानंद थे। तो देखिए स्वामी दयानंद जो थे वो क्या थे, तो थे समाज सुधारक। समाज सुधारक थे, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ग से जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 63 नंबर प्रश्न देखेंगे अब हम सभी। देखिए दिया गया यहाँ पर कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। तो देखिए स्वामी दयानंद की जो मृत्यु है वो हुई थी 1883 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन हमारा कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर घ 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए और एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए तो 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन किस ग्रंथ में हुआ। तो देखिए स्वामी दयानंद के अपने सिद्धांतों का जो संकलन है वो किस ग्रंथ में हुआ किया। तो चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो याद रखना ऑप्शन हमारा क हो जाएगा, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए सत्यार्थ प्रकाश। चलिए तो यहाँ पर देखिए कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन किस ग्रंथ में किया। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो याद रखना सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश सिद्धांतों का संकलन इसी ग्रंथ में किए थे। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा क से जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद में हम लोग चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया। तो देखिए स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की जो स्थापना किए थे वो कब किए थे, तो याद रख लीजिएगा 1870 ईस्वी में किए थे। कितना ईस्वी में किए थे, तो 1870 ईस्वी में किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क से जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो चलिए 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से।
66 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि स्वामी दयानंद संस्थापक थे। तो स्वामी दयानंद संस्थापक थे, तो क्या चीज़ के संस्थापक थे स्वामी दयानंद? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। याद रखेंगे आप लोग, आर्य समाज जो हमारा कहाँ पर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा घ में दिया गया है। ठीक है, तो याद करते चलिए, सारा प्रश्न यहीं पर आप लोग याद कर लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, देखिए 67 नंबर प्रश्न दिया गया है कि दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था स्वामी दयानंद का? तो याद रखेंगे टंकार गांव में, टंकारा गांव में, टंकारा। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 68 नंबर प्रश्न देखना है अब। देखिए कि स्वामी दयानंद मूल शंकर की शिक्षा को प्रारंभ किस भाषा में हुई? तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस भाषा में हुई थी? तो चलिए बिल्कुल सही जवाब कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन हमारा ख सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन। 69 में क्वेश्चन दिया गया कि मूल शंकर का परिवार किसका उपासक था? तो देखिए मूल शंकर का जो परिवार था वो किसका उपासक था? तो शिव के उपासक था। किसका उपासक था? तो शिव का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो क सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार लाइक वाला बटन को दबा दीजिए, मार दीजिए हाथ उस पर। ठीक है बाबू, फटाफट से। चलिए तो 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया कि कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर लिए? देखिए कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर लिए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दरिद्र। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा बाबू? क सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे, दिया गया है कि अर्पित किए गए प्रसाद को कौन खा रहा था? तो देखिए अर्पित किए हुए प्रसाद को कौन खा रहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो चूहा। ठीक है, चूहा खा रहा था। ठीक है, चूहा। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ख से जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है सर्वप्रथम मुंबई में हुई थी। कहाँ पर? तो मुंबई में। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ग से जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। दिया गया है कि वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद का विचार था। तो देखिए वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद का जो विचार था वो कैसा विचार था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाबू व्यापक विचार था। कैसा विचार था? तो व्यापक विचार था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो ग से जवाब हो जाएगा। तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि गुजरात प्रांत प्रदेश स्थित टंकरा गांव, जो टंकरा गांव है, ग्राम है, किस जन्म स्थल है? किसका जन्म स्थल है? तो देखिए पहले एक क्वेश्चन में आप लोग बता दिया कि टंकरा जो गांव है किनका? स्वामी दयानंद का जो टंकरा गांव में जन्म स्थल है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन हमारा क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर ग हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। दिया गया कि मंदाकिनी वन्यम पाठ के कवि कौन है? तो देखिए मंदाकिनी वन्यम जो है पाठ के कवि है वाल्मीकि। कौन है? तो वाल्मीकि। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ग से जवाब हो जाएगा। तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मंदाकिनी वन्यम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो चलिए बाबू यहाँ पर देखिए 76 नंबर प्रश्न दिया गया, फटाफट से देखिएगा। दिया गया कि मंदाकिनी वन्यम जो पाठ है रामायण के किस किस कांड से संग्रहित है? ठीक है, तो चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अयोध्या कांड से। ठीक है, याद रखना अयोध्या कांड से संकलित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ख से जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 77 नंबर क्वेश्चन। दिया गया कि मंदाकिनी वन्यम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो देखिए मंदाकिनी वन्यम जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो देख सकते हो रामायण से, महाभारत से, और देख सकते हो रघुवंश काव्य संकलन से। ठीक है, और डिम देखिए विष्णु पुराण से। तो अभी भी ना बताया था आप लोगों को कि जो मंदाकिनी वन्यम पाठ है वो किससे संकलित होगा? तो रामायण से है। तो इस वंश को याद रखना। ऑप्शन हमारा क जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया। देखिए जो मंदाकिनी वन्यम पाठ है, ठीक, ये देखिए मंदाकिनी वन्यम जो पाठ है, पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया था? तो वो जो नदी है बाबू याद रखिएगा, इस पर राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कॉज वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू यहाँ पर देखिए कि मंदाकिनी वन्यम जो पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया था? तो मंदाकिनी वन्यम जो पाठ है इसमें गंगा नदी का वर्णन किया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? देखिए जो वाल्मीकि रामायण से कौन सा जो पाठ है वो संकलित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो देखिए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बाबू मंदाकिनी वन्यम। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो घ से जवाब हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग कमेंट भी करते चलिएगा।
ठीक है। अपना नाम हम तो जरूर कमेंट कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। और कहाँ से आप वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ये जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। एक बार चलिए यहाँ पर 80वां क्वेश्चन दिया गया है कि मंदाकिनी नदी किस सरोवर के निकट बहती है। तो मंदाकिनी नदी जो है वो किस सरोवर से निकट बहती है। तो चलो बाबू, तो इस पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि चित्रकूट पर्वत पर, ठीक है। मंदाकिनी नदी किस सरोवर के निकट है, तो चित्रकूट पर्वत के, ठीक है। ऑप्शन हमारा ग से जवाब हो जाएगा, ठीक है बाबू। एक बार नाम हम कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि तो आप लोग एग्जाम देंगे तो आप लोग चले जाएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट जो रहेगा वो रहेगा हमेशा, जब तक वीडियो रहेगा तो वही याद रहेगा आप लोग का, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ पर देखिए 81वां क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। देखिए जो मंदाकिनी नदी है किस पर्वत के निकट बहती है, तो याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो चित्रकूट पर्वत के, ऑप्शन हमारा ग हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। देखिए 82 नंबर प्रश्न दिया गया कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। तो चलिए, तो कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, तो कालिदास ने भी जो है ना मंदाकिनी नदी का ही वर्णन किया है, ऑप्शन हमारा ख से जवाब हो जाएगा, ठीक है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि कालिदास की रचना कौन सी है। तो देखिए कालिदास की जो रचना है वो क्या है, वो है रघुवंश, रघुवंश, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कहाँ पर दिया गया, तो ग में दिया गया सही जवाब। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन यानी कि 84 नंबर दिया गया कि वनवास प्रसंग में राम सीता रामायण के साथ कहाँ पहुंचे थे। तो देखिए वनवास में प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे थे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा चित्रकूट पहुंचे थे। कहाँ, तो चित्रकूट। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ग से जवाब हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वाग्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो वाग्रपति कथा के रचयिता कौन है, इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे 85 का तो हो जाएगा नारायण पंडित। क्या होंगे बाबू, तो नारायण पंडित, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ख से जवाब हो जाएगा बिल्कुल। चलिए तो आज के लिए 85 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो 85 क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया, और बताइए आप लोग कि 85 में आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है बाबू। चलिए एक बार बता दीजिएगा कमेंट करके कि 85 में आप लोग को कितना सही हुआ है, ठीक है। चलिए कम से कम आप लोग को 85 में 50 को कम से कम सही होना चाहिए, ठीक है। जो वीडियो पूरा लास्ट तक देखे हैं उन सभी विद्यार्थी 50 को जरूर सही होना चाहिए। अगर वीडियो का पूरा नहीं देखे हैं, लास्ट में ज्वाइन किए हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप करके फिर से शुरू से देख लीजिएगा, ताकि आप लोग समझ में आए कि आपने 85 में कितना सही किया है, ठीक। चलिए तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। देखिए डेली शाम में 6:30 में लाइव क्लास होता है, तो जो विद्यार्थी अगर नहीं जानते हैं तो वो विद्यार्थी शाम 6:30 में जरूर से ज्वाइन करके अपना क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों। और जिसको पीडीएफ चाहिए तो नंबर पर मैसेज करके ले लीजिएगा 6207032720, तो इसको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। 6207032720 इस पर मैसेज करके आप लोग अपना पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।